हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम मुकेश गंगवाल है और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स क्लास 12 और उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि सेल के अंदर क्या होता है। देखो, ये मान लो एक सेल हमने बनाया, सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। दो इलेक्ट्रोड अपने पास होते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, ये विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, विद्युत अपघट्य। क्या होता है यहाँ पर, विद्युत। ये जो सॉल्यूशन है इसको विद्युत अपघट्य कहा जाता है। समझ रहे हो बात को। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसमें, एक दो जो इसमें रॉड होती है सेल के अंदर, एक पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव को एनोड बोला जाता है। जो नेगेटिव होती है सेल के अंदर उसको क्या बोला जाता है, कैथोड बोला जाता है। समझ में आ रहा है आपको। तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव थी। यहाँ पर दो रॉड है, इनको इलेक्ट्रोड बोला गया है। जो विलयन होता है, ठीक है ना, उसको बोला गया विद्युत अपघट्य बोला गया है। अब यहाँ पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए प्रतिरोध किसे कहते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, पहले हमने स्टडी किया, इसको पढ़ा है, ठीक है ना। उसमें बोला गया था कि किसी चालक के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक उसमें जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। पर हम पढ़ने जा रहे हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ आंतरिक प्रतिरोध को सबसे पहले बता देते हैं, डिनोट किससे किया जाता है, स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो डेफिनेशन सुनिए ध्यान से। सेल में जब धारा प्रवाहित होती है, तो सेल में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके धारा प्रवाह में सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य जो रुकावट उत्पन्न करता है, जो रुकावट डालता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। क्या बोलेंगे, फिर से एक बार सुन लीजिए। सेल में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग में उसमें उपस्थित सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा आपको कि सेल के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके अंदर जो उपस्थित विद्युत अपघट्य होता है, जो विलयन होता है, जो रुकावट डालता है या उत्पन्न करता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि चालक के प्रतिरोध को कैपिटल आर से लिखते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक भी ओम होता है। इसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। और जो कैपिटल आर होता है उसको बोला जाता है बाह्य प्रतिरोध। पर दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है। क्या होती है एसआई मात्रक इनका, ओम होता है। इसको इस संकेत से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रहा। अब आगे बढ़ाते क्वेश्चन को। यहाँ पूछा जाएगा आपसे किसके प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। थ्योरिटिकल क्वेश्चन है, आपको कारक बताना है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारक होते हैं। तो पहला कारक आप देखिए क्या लिखा, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। यदि यहाँ पर सेलों के बीच के जो विलयन में विद्युत अपघट्य के अंदर जो दो रॉड डूबी, इनको इलेक्ट्रोड बोला जाता है। तो इनके बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का आवागमन होता है ना। तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उनको ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, एक बात ध्यान रखना, दूरी बढ़ने से आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेल के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को लंबी दूरी तय करना पड़ेगी। अगला पॉइंट है विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल। ये इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य में जितने अधिक डूबे रहेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर जितने अधिक इलेक्ट्रोड डूबे होंगे तो उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। इसलिए बैटरी में पानी क्या करना चाहिए, उसकी मात्रा बढ़ा के रखना चाहिए, कम नहीं होने देना चाहिए। या कभी कभी ड्राई हो जाती है, बैटरी सूख जाती है तो वो खराब हो जाती है। इसलिए विद्युत अपघट्य के अंदर इलेक्ट्रोडों को अधिक डुबा के रखना चाहिए ताकि उनका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है ताप पर। क्या होता है कि विद्युत अपघट्य को जब ताप बढ़ाया जाता है, बढ़ जाता है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ क्या होता है, जितने अधिक इलेक्ट्रोड डूबे होंगे उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है।
और ताप बढ़ाने पर भी प्रतिरोध क्या हो जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। क्यों बोले कम क्यों हो जाता है? क्योंकि जब सेल का ताप बढ़ता है तो विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ जाता है। विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या हो जाती है, आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, और गतिशीलता बढ़ने के कारण सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या बोले हम, विद्युत अपघट्य के ताप को बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। सांद्रता, अब सांद्रता मतलब विलयन कितना तरल है या कितना गाढ़ा है। यदि विलयन ज़्यादा गाढ़ा होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को आवागमन में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी। यानी सांद्रता को बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य की सांद्रता यानी विलयन को ज़्यादा गाढ़ा कर दिया जाएगा तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध इससे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना। यदि विलयन ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो यहाँ को इलेक्ट्रॉनों का आवागमन में क्या प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम आएगी मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक बार शुरू से डिस्कस कर लेते हैं हम कि हमने क्या पढ़ा। ठीक है ना। सबसे पहले डेफिनेशन सुनिए। जब किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या होती है, जब किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उपस्थित विद्युत अपघट्य उसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है या फिर जो रुकावट डालता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। इसका SI मात्रक ओम होता है, इसे इस संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। ये उसका मात्रक है। SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, उसका संकेत ये होता है। जबकि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल r से। हो गया क्लियर। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला कारक इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। सेल के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगला है विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, यानी डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर, यानी इलेक्ट्रोड यदि अधिक डूबे हैं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी क्या बोलेंगे, सेल में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। विद्युत अपघट्य के ताप पर, विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाने पर क्या होता है, जो विलयन की श्यानता होती है वो कम हो जाती है और आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। इसलिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो लिखेंगे क्या, विद्युत अपघट्य के ताप को बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। रीजन मालूम होना चाहिए, क्योंकि विद्युत अपघट्य का जब ताप बढ़ता है तो आयनों की गतिशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि विद्युत अपघट्य के ताप को बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। सांद्रता बढ़ाने पर अगर विलयन को गाढ़ा कर दिया जाए तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। इस तरह से आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ लिए, यानी परिभाषा पढ़ी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसका संकेत क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक। अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन के ऊपर कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है और उसको क्वेश्चन को कितने तरह से पूछा जाता है ये आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र कैसे स्थापित किया जाता है, इसका व्यंजक कैसे होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक या सूत्र बनाने के लिए आपको विद्युत परिपथ बनाते आना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हो कि डायग्राम बनाया हमने, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है, यहाँ पर विद्युत परिपथ है। ई क्या है यहाँ पर, सेल का विद्युत वाहक बल है। इसको फुल फॉर्म क्या होता है, ई जब लिखा जाता है सोचिए उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इसलिए इसको ई से लिखा जाता है। तो ई क्या हो गया यहाँ पर, ईएमएफ हो गया, विद्युत वाहक बल हो गया। आर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। के तो कुंजी है, एक मार्गी कुंजी बोलते हैं, वन वे की है। और यहाँ पर आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। और वी क्या है, विभवांतर है। ठीक है ना। तो ये मालूम है। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए डायग्राम बना लेना पहले विद्युत परिपथ का इस तरह से, फिर शुरू करें। मान लो किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई है, उसका आंतरिक प्रतिरोध आर है। ठीक है ना। और यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध क्या है, आर है, बाह्य प्रतिरोध आर है। जब सेल ई से बाह्य प्रतिरोध आर में आय धारा प्रवाहित होती है, कौन सी धारा प्रवाहित होती है, आय धारा प्रवाहित होती है, तो उसके सिरों पर विभवांतर क्या उत्पन्न हो जाता है, वी उत्पन्न हो जाता है। बोलिए सभी के बारे में बोल दिया अपन ने यहाँ पर। और के कुंजी लिखना कोई जरूरी नहीं, इतना तो
कॉमन सेंस की बातें समझ ही जाते हैं। तो यहाँ क्या बोला एक बार शुरू समझिए। मान लो किसी सेल का विद्युत वाहक बल E है, उसका आंतरिक प्रतिरोध R है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। ओमी प्रतिरोध भी बोला जाता है इसको, क्योंकि ओम ने डिफाइन किया है, इसको परिभाषित किया है, इसको बोलते हैं ओमी प्रतिरोध या बाह्य प्रतिरोध R है। जब सेल E में से बाह्य प्रतिरोध R में आय धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों पर विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ शुरू करते हैं। इसलिए ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियमानुसार परिपथ में बहने वाली धारा, मेन पॉइंट आ रहा है, इक्वेशन आ रही, ध्यान रखना। परिपथ में बहने वाली या प्रवाहित होने वाली धारा, बहने नहीं लिखना, प्रवाहित बोल सकते। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगा? I इक्वल टू क्या होगा बोलिए? V/R। अब ये फार्मूला कहाँ से है? ये ओम्स लॉ से है, ओम के नियम से। इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे याद रखोगे, इस तरह से। VIP क्या बोलोगे? VIP और P को क्या बना देंगे हम यहाँ पर, बताइए। मैं इधर लिख देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। VIP और P को बना देंगे हम R। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा वहां से? V/R हो गया। अब हम निकालेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कितना देखिए वहां पर, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? कुल प्रतिरोध हो गया, ये आ गया बाह्य प्रतिरोध और ये आ गया स्मॉल प्रतिरोध। कितना होगा? R+R। तथा कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल विद्युत वाहक बल। कुल विद्युत वाहक बल डायग्राम में कौन सा दिख रहा है यहाँ पर? E। एक बार और हम क्या रखेंगे? फार्मूला लगाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट तो हमारे पास आगे, ध्यान रखना, I इक्वल टू V/R। ओम के नियम से, ओम्स लॉ से ये हमने निकाला है। अब फिर से ये सूत्र लगाएंगे, क्या बोलेंगे? परिपथ में बहने वाली, परिपथ में प्रवाहित धारा लिख दीजिए। प्रवाहित धारा क्या हो जाए? प्रवाहित धारा बराबर I इक्वल टू कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये ऊपर आ जाएगा। नहीं, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल ऊपर आया, प्रतिरोध नीचे आएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध। दो इक्वेशन यदि हमारे पास आ जाती फिर तो डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो I इक्वल टू क्या हो गया? कुल विद्युत वाहक बल कितना है? E है। कुल प्रतिरोध कितना है? R+R। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर देखिए ये कौन है? I है और यहाँ भी क्या है? I है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, दोनों को बराबर कर देंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम? स्मॉल r की। हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसको पढ़ रहे हैं? स्मॉल r को। इस इक्वेशन को पहले लिख देते हैं। क्या डायलॉग बोलेंगे? तू भी आए, मैं भी आए, चल आजा आमने सामने हो जाए कांटे की टक्कर। क्या बोला? तू भी आए, मैं भी आए। दो इक्वेशन बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे भी आप, ठीक है ना। इसके बाद तो बहुत ईजी होने वाला है, आप देख सकते हैं। पहले इसको लिखो, बाद में इसको लिखो। इसको गायब कर देंगे हम, I को V/R। अब पहले फिर ये गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। पहले इसका गुणा करना है। पूछो क्यों? क्योंकि हमको स्मॉल r पता लगाना है। तो यहाँ देख सकते हो, ऊपर आइए आप सीधे, तो क्या हो जाएगा? R+R × V। फिर ये गुणा हो गया है, क्या लिखा मैंने? देखिए R+R × V, इधर हो गया RE, रे हो गया। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। इसके बाद इसका मान निकालेंगे हम। स्मॉल r को अकेला करो, इंटू वाला कहाँ जाएगा बताइए? अपॉन में जाएगा। अब प्लस r उधर गया तो क्या हो जाएगा? -r। कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? क्या करें एक बार वो देखिए जरा। इसका इंटू पहले किया हमने, दो चीजें हैं तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, है ना। घर बना सकते हैं, नहीं ब्रैकेट लगा सकते हैं। दो जनों से ही घर बनता है, जानते होंगे आप। तो R+R × V हो गया, इधर हो गया RE। ये इंटू वाला कहाँ गया? गुणे वाला कहाँ गया? बटे में गया। प्लस R उधर गया तो -R। हम किसका मान निकाल रहे हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध याद कर रहे हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है बताइए? कॉमन लेना मतलब क्या होता है?
डिवाइड करना, भाग देना होता है। आर से यहाँ भाग दिया तो कैंसिल हो गया, आर एकम आर। कॉमन लेना मतलब भाग देना। यही सेल के आंतरिक प्रतिरोध का अभीष्ट सूत्र है। अभीष्ट व्यंजक बोल सकते हैं, अभीष्ट सूत्र है। दिस इज रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकता है, एग्जाम में छोड़ के मत आ रहे हैं, और मैं आपको छोड़ के आने भी नहीं दूंगा और समझा दूंगा। एग्जाम तो 2-3 बार तो हो ही जाएगा। यहाँ तो क्वेश्चन क्या घूम सकता है ये समझ। क्वेश्चन ये बोला जा सकता है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, विभवांतर, बाह्य प्रतिरोध और धारा में संबंध। क्या क्या बोला मैंने, सबके बारे में बोल दिया। किसी सेल के विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत धारा, विभवांतर और बाह्य प्रतिरोध में क्या पढ़ रहे हैं हम, संबंध पढ़ रहे हैं। परंतु रियल में हमने क्या पढ़ा, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र बनाया गया। तो सूत्र बनाने में 2-3 चीजें ध्यान रखना। नंबर 1, विद्युत परिपथ एकदम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि चेक करने वाली पहली नजर कहाँ पड़ेगी, इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर ही है। सबसे पहले आया तो ये लगता है। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन सही होना चाहिए और सेकंड इक्वेशन सही होना चाहिए। ये इक्वेशन मैंने इसको देख कर ही दी, क्योंकि विद्युत वाहक बल ऊपर आएगा और कुल प्रतिरोध नीचे आएगा। एक बार V अपॉन R नहीं है, एक बार टोटल E अपॉन R प्लस R। ये 2 इक्वेशन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अलग से 5 रुपये बनाए, ठीक है। फिर दोनों को इक्वल करके हम सॉल्व करें, तो कैलकुलेशन है, ये तो कोई स्टूडेंट गलत नहीं करे, क्योंकि इसको मालूम होना चाहिए। तुम्हें क्रिया पूरा करना है, फिर पहले इसको हटा दो, -R हो जाए, -7 R को कॉमन ले लिया। तो इस अगर हमने प्रतिरोध स्टडी कर दें, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ठीक है ना, वीडियो को बहुत अटेंड कीजिए या रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हो, परंतु साथ में आप नोट से बनाते रहिए। मैंने जो बोला उसको देख के आप ये सब देख सकते हो। तो मेरा रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए कौन क्या है, मैंने स्टडी में आपको समझाया है, वो सब आप नोट्स बना के नोट कर लीजिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।